मेडिकल लैबोरेटरी के यूट्यूब चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ISO 15189 स्टैंडर्ड की कुछ बहुत ही खास जनरल रिक्वायरमेंट्स को हिंदी में समझेंगे। असल में ये वो नियम है जो किसी भी लैब के लिए भरोसे की एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। तो चलिए इस ज़रूरी स्टैंडर्ड को एकदम आसान भाषा में समझने की शुरुआत करते हैं। ये सीधे सीधे पेशेंट की देखभाल और एक लैब की नैतिक जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सोचिए कि हम विश्वास का एक पिरामिड बना रहे हैं। सबसे पहले इसकी नींव रखेंगे, जो है रिक्वायरमेंट 4.1 इम्पार्शियलिटी। फिर हम बात करेंगे इसकी दीवारों की, यानी रिक्वायरमेंट 4.2 कॉन्फिडेंशियलिटी। और आखिर में हम पहुंचेंगे इसके शिखर पर, जो है रिक्वायरमेंट 4.3, जो पेशेंट की ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखता है। तो चलिए अपने पिरामिड की नींव से ही शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट 4.1 इम्पार्शियलिटी। ये किसी भी भरोसेमंद लैब रिपोर्ट की आप कह सकते हैं पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है। इसके बिना भरोसे की पूरी इमारत वो खड़ी ही नहीं हो सकती। तो आखिर ये इम्पार्शियलिटी है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि लैब में जो भी काम हो रहा है वो बिना किसी के भी पक्ष लिए होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। मेन मकसद है ऑब्जेक्टिविटी, ताकि जो रिपोर्ट बने वो सिर्फ और सिर्फ सबूतों पर आधारित हो, किसी बाहरी दबाव या किसी के पर्सनल ओपिनियन पर नहीं। और हाँ, एक मजेदार बात यह है कि इम्पार्शियलिटी को बनाए रखना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है मैनेजमेंट के कमिटमेंट से, फिर हर तरह के कमर्शियल या फाइनेंशियल दबाव को रोकना होता है। इसके बाद उन सभी खतरों को पहचानना होता है जो पक्षपात पैदा कर सकते हैं, और आखिर में उन खतरों को या तो पूरी तरह खत्म करना होता है या कम से कम करना होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक लैब पर आखिर किस तरह के दबाव आ सकते हैं, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो उसकी इम्पार्शियलिटी के लिए खतरा बन सकती हैं। चलिए देखते हैं। स्टैंडर्ड खुद बताता है कि खतरे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, जैसे लैब का मालिकाना हक किसके पास है, उसके फाइनेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं, या फिर रेफरल्स के लिए कोई कमीशन तो नहीं दिया जा रहा। अरे, यहाँ तक कि लैब में काम करने वालों के आपस के रिश्ते भी इम्पार्शियलिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए एक अच्छी लैब इन सभी चीज़ों पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखती है। चलिए अब अपने पिरामिड की अगली परत पर चलते हैं, जो है रिक्वायरमेंट 4.2 कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सीधे तौर पर पेशेंट की जानकारी की सुरक्षा से जुड़ा है और भरोसा बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। स्टैंडर्ड की ये लाइन बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये साफ कहती है कि लैब में काम करने वाले हर एक व्यक्ति की ये सीधी जिम्मेदारी है कि लैब एक्टिविटी के दौरान मिली कोई भी जानकारी उसे पूरी तरह से गोपनीय रखा जाए। ये एक ऐसा नियम है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि लैब पेशेंट की जानकारी को मैनेज कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले तो कानूनी समझौतों के जरिए ये लैब की पूरी जिम्मेदारी होती है। इसमें प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों आते हैं। और अगर कभी कोई जानकारी पब्लिक करनी भी पड़े तो लैब को पेशेंट को पहले बताना ही होगा, ये अनिवार्य है। इसके अलावा बाकी सारी जानकारी को गोपनीय ही माना जाता है। अब जानकारी रिलीज करने के दो अलग अलग सिनारियो हो सकते हैं। एक तरफ अगर कानून या कॉन्ट्रैक्ट के तहत जानकारी देना जरूरी है तो लैब दे सकती है, लेकिन पेशेंट को इसकी खबर देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर पेशेंट के बारे में जानकारी किसी और सोर्स जैसे किसी रेगुलेटर से मिली है तो उसे भी गोपनीय रखना होगा और उस सोर्स की पहचान भी पेशेंट को नहीं बताई जाएगी। और अब हम पहुंचते हैं अपने पिरामिड के शिखर पर, रिक्वायरमेंट 4.3, जो पेशेंट से जुड़ी ज़रूरतों पर फोकस करता है। सही मायने में ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि आखिर में जो भी कुछ हो रहा है वो पेशेंट के लिए ही था है। यहाँ पर बस एक ही बात सबसे ऊपर है, लैब का हर प्रोसेस, हर काम, उसमें पेशेंट की भलाई, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों को हमेशा पहली प्राथमिकता देनी होगी। बाकी सब कुछ इसके बाद ही आता है। इस स्टैंडर्ड के तहत पेशेंट्स को कई अधिकार मिलते हैं, जैसे लैब को उन्हें अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए, जांच की प्रक्रिया और उसके खर्चे के बारे में जानकारी पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, जहां जरूरत हो वहां इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी पूरी जानकारी देकर सहमति लेना जरूरी है, और अगर पेशेंट अपनी जानकारी मांगे तो वो उन्हें देनी ही होगी।
और बात सिर्फ जानकारी तक ही सीमित नहीं है, ये उससे भी आगे जाती है। लैब को ये भी देखना होता है कि जो जांचें वो कर रहे हैं वो सच में ज़रूरी हैं भी या नहीं। अगर किसी घटना से पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता था तो उन्हें बताना लैब की जिम्मेदारी है। और सबसे ज़रूरी, पेशेंट, उनके सैंपल्स और उनके अवशेषों के साथ हमेशा सम्मान से पेश आना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के देखभाल का अधिकार भी बना रहना चाहिए। तो ये सारी बातें जानने के बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल मन में आता है ना? कि एक पेशेंट को ये कैसे पता चलेगा कि उनकी लैब इन सभी स्टैंडर्ड्स को सही में फॉलो कर भी रही है या नहीं? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है। इस जानकारी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।